वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रश्न पत्र को। इस वीडियो से पहले हमने एक पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दिया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से पहले हमने 42 तक प्रश्नों को डिस्कस करा था और यहाँ से हम डिस्कस करेंगे 43 से आगे के प्रश्नों को। तो जो प्रश्न संख्या 43 है इसे देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक अस्वीकृति बनी रहेगी। जो तर्क है स्थापना का, तर्क कुछ इस प्रकार से है। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज तक पता नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा विकल्प 3। ए और आर दोनों सही है, अर्थात स्थापना और तर्क दोनों ही सही होंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रेम की पीरिया इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उक्त कथन किसके संदर्भ में कहा है? तो ये कहा गया है आलम के संदर्भ में। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो ये कथन है, प्रेम की पीरिया इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, ये कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसके प्रति कहा गया है? तो ये आलम के प्रति कहा गया है। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। नेही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जानने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा सी, ब्रजनाथ। अगला क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम वाक्य है, यहाँ पर होना था काव्य। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। उक्त मत किसका है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा आपका तो वो हो जाएगा विकल्प बी, देव। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा तो ये है 47। इसमें पूछा गया है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में यह बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का ये मत किस कवि के प्रति कहा गया है? तो ये कहा गया है यहाँ पर देव जी के प्रति। सही विकल्प डी होगा यहाँ। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये कथन किसका है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और किसके प्रति है? तो ये होगा देव के प्रति। अगला जो क्वेश्चन है ये है 48। इसमें पूछा गया है, सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा 2, कवित रत्नाकर आद्यंत रामचरित और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं। तो ये कथन यहाँ पर सही नहीं होगा। बाकी जो सही कथन होंगे उन्हें देखते हैं। कवित रत्नाकर इनकी प्रसिद्धि की रचना है, बिल्कुल सही होगा। अगला है, इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है, तो ये भी सही होगा। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है, तो यह भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 49। इसमें पूछा गया है, आगे कवि रिझे तो कविताई, ना तो राधिका कहनाई सुमिरन को बहाने हैं। तो जो ये काव्य है, पंक्ति है, काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये है भिखारी दास की। सही विकल्प यहाँ पर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 50। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना है। तो सही विकल्प रहेगा यहाँ पर 2, हिम्मत बहादुर बिरुदावली। अगला क्वेश्चन है 51। इसमें पूछा गया है, भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो यहाँ पर जो असंगत या गलत कथन होगा तो वो होगा विकल्प 1, अर्थात इनकी एक सामान्य प्रकृति वह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। जो कृष्ण काव्यधारा के संबंध में ये कथन कहा गया है, ये अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है, तो यहाँ पर ये असंगत होगा। बाकी जो संगत होंगे उन्हें भी देख लेते हैं।
पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है, बिल्कुल सही है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है, तो यह भी सही होगा। अगला है अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचा गया है, तो यह भी सही होगा। तो 51 का जो गलत विकल्प होगा तो वो होगा 51 का 1। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 52, तो इसमें पूछा गया है कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है। तो यहाँ पर जो सुसंगत विकल्प नहीं रहेगा तो वो होगा विकल्प 4, प्रतापशाही विरुदावली, ये सेनापति की रचना नहीं है। बाकी जो सही संगत होंगे यहाँ पर काव्य विवेक चिंतामणि की रचना है, बिल्कुल सही होगा। शिवा बावनी भूषण की रचना है, तो ये भी सही होगा। वृत्त कौमुदी मतीराम जी की रचना है, तो यह भी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है 53, इसमें पूछा गया है कि भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है। तो यहाँ पर जो गलत विवरण होगा भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में, तो ये होगा 4, अर्थात इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा है, तो ये गलत होगा। बाकी जो सही कथन होंगे उन्हें भी देख लेते हैं। यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु है, तो सही रहेगा ये कथन। कथन 2 है इसमें प्राचीन परंपरानुसार रस अलंकार नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई, सही होगा। तीसरा कथन है इसमें देशभक्ति लोकहित सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई है, तो ये कथन भी सही रहे। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा तो ये है 53, इसमें पूछा गया है कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा विकल्प 1, अर्थात प्रबंध मुक्तक प्रगीत प्रभृति सभी काव्य रूपों का प्रचलन ये इस समय नहीं था। बाकी हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता का प्रचुरता थी, सही होगा। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग किया गया था, ये भी सही होगा। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल दिया गया था, ये भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 55, इसमें पूछा गया है मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा 1, उर्मिला उत्ताप रचना की जो रचना है उर्मिला उत्ताप रचना ही रामकथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत नाम से प्रकाशित हुई थी, ये गलत होगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर 55 होगा, इसमें पूछा गया है मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कथन गलत रहेगा तो उसे देख लेते हैं, वो है विकल्प 1, अर्थात उर्मिला उत्ताप रचना ही रामकथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित हो गई थी। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा, बाकी 2, 3 और 4 ये कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56, इसमें पूछा गया है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ये कथन किस कवि का है। तो ये 56 का सही विकल्प रहेगा विकल्प ए, डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 57 है, इसमें पूछा गया है कि हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है। तो जो ये कथन रहेगा तो ये रहेगा आपका डॉक्टर नगेंद्र का, यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 58, इसमें पूछा गया है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा विकल्प 1, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 59, इसमें पूछा गया है दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं को मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिसको मांझता है उन्हें ये सिखा देता है कि सबको मुक्त रखें। इन कविताओं जो ये कविता है, इन पंक्तियों के रचनाकार के नाम के बारे में हमें बताना है कि किसकी ये पंक्तियां हैं, किस कवि की। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा विकल्प 2, अज्ञेय की ये पंक्तियां हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर यह है पंक्ति को उसके रचनाकार के साथ सुमेलित करने वाला। तो चलिए सुमेलित करते हैं। पंक्ति है वियोगी होगा पहला कवि आ से उपजा होगा गान। तो ये जो पंक्ति रहेगी ये होगी आपकी पंत जी की पंक्ति। उसके पश्चात है प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कवि नवासी फूल। तो जो ये पंक्ति रहेगी तो ये होगी प्रसाद जी की पंक्ति। इसके पश्चात है
कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, तो ये पंक्ति है, तो ये हो जाएगी आपकी बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति। इसके पश्चात है धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, तो ये पंक्ति होगी निराला जी की। तो इस प्रकार जो यहाँ पर सही विकल्प रहेगा तो वो होगा विकल्प 3, अर्थात अ का 4, ब का 3, स का 2 और द का 1। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर 61। इसमें पूछा गया है कि निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा प्रश्न के अकॉर्डिंग तो वो होगा विकल्प 1, अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना और कलात्मक प्रौढ़ता की घोतक है। तो यहाँ पर यह सही विकल्प होगा। बाकी जो निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कथन होंगे तो जो ये दूसरा होगा, सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है, बिल्कुल सही होगा। अगला है राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है, यह भी सही होगा। अंतिम है तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, तो यह भी सही होगा। जो तुलसीदास है ये निराला जी का काव्य संग्रह है, प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है 62। इसमें पूछा गया है यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में ये कथन किस विचारक का है। तो जो ये कथन रहेगा आपका तो ये होगा आपका जयशंकर प्रसाद जी का कथन होगा। तो यहाँ पर सही विकल्प 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 63। इसमें पूछा गया है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की ये परिभाषा किसने दी है, तो ये दी गई है आपके जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 64। इसमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचनाकार, तो इन्हें सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो जो पहली रचना है यह है बुद्ध और नाचघर, इसके रचनाकार होंगे हरिवंश राय बच्चन, बिल्कुल सही होगा। दूसरा है हिमक्रीटनी, इसके जो रचनाकार बताए गए हैं ये हैं रामधारी सिंह दिनकर, ये गलत हो जाएगा। अगला है हम विश्वाई जन्म के, इसके रचनाकार बालकृष्ण शर्मा हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है प्रवासी के गीत, ये नरेंद्र शर्मा की रचना होगी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गलत विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प 2, हिमक्रीटनी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ये हो जाएगी आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। अगला क्वेश्चन है 65। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो जो विकल्प के अनुसार सही रचनाएं रहेंगी दिनकर जी की तो उनमें हो जाएगा उर्वशी, उसके पश्चात सामधेनी, उसके पश्चात रसवंती। ये 3 रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की है। जो विकल्प बी है जय भारत, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ना कि दिनकर की। इस प्रकार जो यहाँ पर विकल्प 4 होगा बिल्कुल सही रहेगा, अ, स और य। अगला प्रश्न है 66। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर जो वैदेही वनवास होगा तो ये रचना होगी आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। इसके पश्चात पथिक, तो ये रचना होगी रामनरेश त्रिपाठी की। अगली है द्रवापर, ये द्वापर होगा, द्वापर लिखा है यहाँ पर गलत, तो वो जो द्वापर रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की होगी। अगली है राष्ट्रीय वीणा, तो ये रचना होगी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। इस प्रकार जो यहाँ पर विकल्प 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये 67 है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही नहीं होगा। तो जो पहला प्रश्न है, पहला विकल्प है संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित किया गया है, बिल्कुल सही होगा। उसके पश्चात है उर्वशी का दर्शन पक्ष है प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्मा, धरातल को मिलाना। इसके पश्चात है कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। और अंतिम है लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है। तो
तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें प्रश्न में कंफर्म नहीं हूँ, 2 या 4 में से एक इसका सही विकल्प हो जाएगा। मैं ज़्यादा चाहता हूँ कि यहाँ पर विकल्प 4 सही नहीं होगा। बाकी इसका सही आंसर की आने पर ही पता चलेगा कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसे यहाँ पर थोड़ा सा स्किप भी कर देते हैं। मेरे अनुसार इसका जो विकल्प सही नहीं होगा तो वो होगा विकल्प 4। अगला क्वेश्चन है 68 इसमें में स्थापना और तर्क वाला प्रश्न है। इसमें पूछा गया है स्थापना में प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। स्थापना है प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। और तर्क है वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो ये होगा विकल्प 1, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना और तर्क दोनों ही सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 69। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो चलिए कथनों को पढ़ते हैं। पहला कथन है शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं। तो सही कथन होगा। इसके पश्चात है प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है। तो ये कथन भी सही होगा। इसके पश्चात है वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। तो दोस्तों ये कथन गलत हो जाएगा। इसके पश्चात अंतिम कथन है सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है। तो ये कथन भी सही हो जाएगा। 69 का सही विकल्प 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 70। इसमें पूछा गया है अज्ञे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो कथन गलत होगा तो वो होगा विकल्प 4, अर्थात संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती है। बाकी जो सही कथन होंगे उन्हें भी देख लेते हैं। इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की थी। तो सही कथन होगा। उसके पश्चात है तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है। तो ये भी कथन सही होगा। अगला है प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। तो ये कथन भी सही हो जाएगा। इस प्रकार जो 70 का सही विकल्प 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71। इसमें पूछा गया है कि धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो ये होगा विकल्प 1, इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। तो ये गलत हो जाएगा ये कथन। बाकी अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। तो ये कथन सही होगा। अगला जो कथन है कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नाकुलता के माध्यम के साथ मनोहर संयोग मिलता है। तो ये सही कथन हो जाएगा। अगला है यह आधुनिक संवेदना के कवि हैं। तो जो धर्मवीर भारती थे यह आधुनिक संवेदना के कवि हैं। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। 71 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 72। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पर 4 हो जाएगा। व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में। तो यह नई कविता की प्रवृत्ति नहीं होगी या विशेषता नहीं होगी। बाकी जो हैं उन्हें देख लेते हैं। जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण। तो इसकी ये विशेषताएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है 73। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं। तो यहाँ पर देखते हैं। पहले जो होंगे ये होंगे मदन वात्स्यायन, बिल्कुल सही होगा। उसके पश्चात कुंवर नारायण, यह भी तीसरे सप्तक के कवि हैं। और अगले होंगे कीर्ति चौधरी। तो ये तीनों ही तीसरे सप्तक के कवि होंगे। यहाँ पर जो विकल्प 4 होगा बिल्कुल सही होगा। अ, स और य। मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी। स्वदेश भारती और शकुंत माथुर ये तीसरे सप्तक के कवियों में शामिल नहीं होंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये है 74। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं और कवियों को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ रचनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ रचनाकार। तो चलिए सुमेलित करते हैं। काल तुझसे होड़ है मेरी। तो ये रचना होगी शमशेर बहादुर सिंह की। अ का 2। ब्रह्म राक्षस
यह कविता होगी गजानन माधव मुक्तिबोध की, ब का 1। अगला है युग की गंगा, यह रचना होगी केदारनाथ अग्रवाल की, स का 4। अगला है बादल को घिरते देखा है, यह रचना होगी नागार्जुन की, द का 3। इस प्रकार विकल्प 1 यहाँ पर सही हो जाता है। अ का 2, ब का 1, स का 4 और द का 3। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 74। इसमें पूछा गया है कि नई कविता की प्रवृत्तियों में सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार का एक प्रश्न में पीछे पड़ा था, तो देखिए प्रश्न फिर से पूछा गया है विशेषताओं से संबंधित, प्रवृत्तियों से संबंधित। तो जो नई कविता की प्रवृत्तियों में सम्मिलित नहीं होगा तो वो होगा विकल्प 3। इसमें व्यक्ति का चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में किया गया है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी जो इसकी विशेषताएं होंगी उन्हें देख लेते हैं, प्रवृत्तियाँ होंगी उन्हें देख लेते हैं। जीवन के प्रति आस्था इनमें होती है, बिल्कुल। इसमें 2 तत्व प्रमुख है, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। और तीसरा है यह जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। 75 का सही विकल्प 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 76। इसमें पूछा गया है कि कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं होगी, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2 समय देवता। बाकी एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वहीं, तो ये जो तीनों ही रचनाएं हैं अशोक वाजपेयी की होंगी सिवाय विकल्प 2 के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 77। इसमें पूछा गया है माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1 साहित्य देवता, हिमतरंगिणी आदि उनकी काव्यकृतियाँ हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। जो साहित्य देवता है यह उनका निबंध संग्रह है। अगला है राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है, तो सही होगा। अगला कथन है उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुरा भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। चौथा है उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर हैं। क्या है, उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर है, तो ये सभी सही हो जाएंगे सिवाय विकल्प 1 के। अगला क्वेश्चन है 78। इसमें पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं होगा, तो ये होगा विकल्प 1 उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। बाकी जो सही होंगे उन्हें देख लेते हैं। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देशप्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप है, सही होगा। उनकी कविताओं में एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण, यह भी सही हो जाएगा। उनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। 78 का सही विकल्प 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो क्या प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं। बहुत ही प्रश्न काफ़ी हार्ड लेवल के पूछे गए थे इस परीक्षा में और बहुत ही गंभीर थे। अगर जिस बच्चे ने ढंग से अपनी तैयारी की होगी वही इस पेपर को क्रैक कर सकता था, अन्यथा जो बच्चे सरस्वती पांडे आदि बुक्स को पढ़कर इस पेपर को देने जाएंगे तो उनसे ये पेपर कदापि सॉल्व नहीं होता। इस प्रकार आप देख सकते हो प्रश्न पत्र का लेवल किस प्रकार हार्ड होता जा रहा है। इसलिए आपको जब भी परीक्षा करनी है तो आपको रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह और एक गाइड को लेकर ही पढ़ना है, क्योंकि धीरे धीरे प्रश्न का लेवल हार्ड होता जा रहा है। जल्द ही मैं आपके समक्ष एक वीडियो को बनाकर लाऊंगा, बताऊंगा कि अगर आपको हिंदी साहित्य की तैयारी करनी है तो आपको कौन कौन सी पुस्तकों को प्रेफर करना है। तो चलिए यहाँ पर अपने प्रश्नों को ध्यान देते हैं। प्रश्न है 79। इसमें पूछा गया है श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1 महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। तो दोस्तों हल्दी घाटी एक खंड काव्य ना होकर महाकाव्य है। जो ये हल्दी घाटी है इसके ऊपर एक सीरीज बनाई है मनोज मुंतशिर जी के द्वारा, बहुत ही सुंदर सीरीज है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए हल्दी घाटी मनोज मुंतशिर,
बहुत ही अच्छी लगेगी आपको ये देखने में। अगला जो विकल्प है, जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है, उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है, तो यह भी सही हो जाएगा। अंतिम है, उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयुक्तावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी हैं, तो यह भी सही हो जाएगा। तो जो 79 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो है विकल्प 1। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 80, इसमें पूछा गया है महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2 दीपशिखा। तो जो यामा है इसमें दीपशिखा संकलित नहीं होगी, बाकी निहार, रश्मि और सांध्य गीत संकलित हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 81, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। तो एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। रचनाकार हैं ऋतुराज और उनकी रचना है एक मरण धर्मा और अन्य। उसके पश्चात हैं रामदेव आचार्य, इनकी जो रचना होगी यह है रेगिस्तान से महासागर तक। इसके पश्चात है हरीश बादानी, इनकी रचना हो जाएगी रोटी नाम सत्य है। इसके पश्चात है नंद चतुर्वेदी, इनकी रचना होगी यह समय मामूली नहीं। अ का 3, ब का 4, स का 2 और द का 1। विकल्प 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82, इसमें पूछा गया है कि कविता एवं कवि सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ कविता है और दूसरी तरफ कविताकार। तो चलिए विकल्पों को चयनित करते हैं। तो यहाँ पर जो इस यात्रा में यह रचना होगी लीलाधर जगूड़ी की। उसके पश्चात है अपनी केवलधार, तो ये रचना होगी अरुण कमल की। आगे है दुनिया रोज बनती है, तो ये कविता होगी आपके आलोक धनवा की। इसके पश्चात है हवाएं चुप नहीं रहती, तो ये रचना होगी वेणुगोपाल की। फिर से बता देता हूँ, इस यात्रा में लीलाधर जगूड़ी, अपनी केवलधार अरुण कमल, दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा, हवाएं चुप नहीं रहती वेणुगोपाल। विकल्प 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचनाकार, तो इसे भी सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा आपका, मिला लेते हैं पहले, तो वो होगा आपका हजार हजार बाहों वाली। तो ये रचना होगी नागार्जुन की। चुका भी नहीं हूँ मैं, तो ये होगी शमशेर बहादुर की। इसके पश्चात है रात अब भी मौजूद है, तो ये होगी लीलाधर जगूड़ी की। द है भूरी भूरी खाक धूल भरी, तो ये रचना होगी आपकी गजानंद माधव मुक्तिबोध की। इस प्रकार अ का 3, ब का 1, स का 4 और द का 2 हो जाएगा। 83 का सही विकल्प 2 हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 84, इसमें पूछा गया है प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होना चाहिए तो वो होगा विकल्प 2, वह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के 2 रूप मानता है। तो बाकी जो सही विकल्प रहेंगे उन्हें देख लेते हैं। इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है, तो ये सही हो जाएगा। इसके पश्चात है यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता, तो यह भी सही हो जाएगा। अगला है यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी, तो यह भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85, तन्नी तनुजा तट मार तलवर बहु छाए, झुके फूल सो जल परसत हित मनहु सुहाय। तो ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार के बारे में बताना है कि इसके रचनाकार कौन होंगे। तो ये होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है तन्नी तनुजा तट मार तलवर बहु छाए। अगला है 86, इसमें पूछा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो हो जाएगा विकल्प 4, उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया है। तो ये कथन सरासर गलत हो जाएगा, विकल्प 4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो सही कथन है उन्हें देख लेते हैं। वे
साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय वाले व्यक्ति थे, सही है। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की थी। उनका जो साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, तो यह भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यह है 87। तो इसमें पूछा गया है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो ये हो जाएगा परीक्षा गुरु, विकल्प 2 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 88, तो यहाँ पर ये पंक्ति दी गई है, बताना है कि ये पंक्ति किसकी होगी। पंक्ति को पढ़ लेते हैं। भारतेंदु जी जिस प्रकार से वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक भी थे। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा विकल्प सी या 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन की स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प 4। जो कवि वचन सुधा है, यह प्रयाग से नहीं प्रकाशित होती थी। बाकी भारत मित्र, तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। हिंदी प्रदीप, ये प्रयाग से प्रकाशित होती थी। उदंत मार्तंड, ये कलकत्ता से प्रकाशित हो जाती थी। तो सही विकल्प यहाँ पर 89 का 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89। अगला क्वेश्चन है 90। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा आपका विकल्प 2 कपूर मंजरी। तो यह इनकी अनुदित रचना है। बाकी अंधेर नगरी मौलिक है। भारत दुर्दशा यह भी मौलिक होगी। वैद्य की हिंसा हिंसा नवति यह भी मौलिक होगी। अगला क्वेश्चन है 91। इसमें पूछा गया है, रंगदर्शन के रचनाकार हैं। तो बताना है कि जो रंगदर्शन के रचनाकार कौन होंगे? तो ये होंगे नेमिचंद्र जैन। सही विकल्प यहाँ पर 91 का 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। तो ये कथन किसका होगा? तो ये कथन हो जाएगा 92 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 93। इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र जी के हैं? तो चलिए मिलान करते हैं। पहला होगा चितवन की छां, उसके पश्चात है तुम चंदन हम पानी, और अंत में होगा कदम की फूली डाल। कौन कौन से होंगे? अ, स और य। तो यहाँ पर जो अ, स और य होगा तो ये विकल्प 4 में होंगे। इस प्रकार विकल्प 4 बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 94। इसमें पूछा गया है, नागरिक प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये होगा विकल्प 3। 1920 ईस्वी में यह मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी। बाकी जो सही होंगे वह देख लेते हैं। 1896 में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप से प्रारंभ हुआ था। इसके पश्चात है, प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधाकृष्ण दास सम्मिलित थे। इसके पश्चात है 4, यह मुख्यतः शोध पत्रिका थी। तो ये सभी सही होंगे सिवाय विकल्प 3 के। अगला क्वेश्चन है 95। तो इसमें पूछा गया है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और मात्रा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। तो ये कथन किसका है महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए? तो ये कथन होगा विकल्प 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो 95 का सही विकल्प 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96। तो जो ये प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं, यह प्रश्न डिलीट होगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए गए हैं सभी सुमेलित है, कोई भी असंगत या गलत नहीं हो जाएगा। तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। जो नटरंग है ये होगी मोहन राकेश से संबंधित जो नटरंग पत्रिका है, तो ये मोहन राकेश की होगी। उसके पश्चात जो सारिका है ये होगी अवध नारायण मुदगुल की। इसके पश्चात है नई कविता, तो ये जगदीश गुप्त की रचना पत्रिका होगी। इसी प्रकार जो आलोचना है ये नामवर सिंह की होगी। तो मेरे ख्याल से तो ये प्रश्न डिलीट होना ही चाहिए। यहाँ पर कोई भी असंगत विकल्प नहीं है। बाकी देखते हैं बोर्ड क्या मानता है।
अगला क्वेश्चन है 97। इसमें पूछा गया है हिंदी पत्रकारिता के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा विकल्प 2, सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी से संभाला था। तो ये कथन गलत हो जाएगा। 1900 ईस्वी से नहीं संभाला था, तो ये संभाला था 1903 से। बाकी जो सही विकल्प हो जाएंगे उन्हें देखते हैं। सुमित्रा पंत ने रूपाव का प्रकाशन किया था। रूपाव का प्रकाशन किसने किया था? सुमित्रा नंदन पंत ने। अगला है हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने किया था। तो ये भी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा तो वो है 98। तो इसमें पूछा गया है कहानी आंदोलन और उनके पुरोधा या प्रवर्तक को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो जो समानांतर कहानी है इसके जो प्रवर्तक थे तो ये थे आपके कमलेश्वर। इसके पश्चात है ब सक्रिय आंदोलन, इसके प्रवर्तक थे आपके राकेश वत्स। इसके पश्चात है सचेतन कहानी, इसके प्रवर्तक थे महीप सिंह। इसके पश्चात है द कहानी, इसके प्रवर्तक थे आपके गंगा प्रसाद बिमल एवं अन्य। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा विकल्प 1, अर्थात अ का 3, ब का 4, स का 1 और द का 2। अगला क्वेश्चन है 99। इसमें पूछा गया है संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत होगा। तो जो 99 है यहाँ पर तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 3, कुछ यादें कुछ बातें, यह अमृत राय का संस्मरण नहीं होगा। बाकी जो सही होंगे विकल्प उन्हें देख लेते हैं। बसंत से पतझड़ तक, तो ये होगा रविंद्रनाथ त्यागी की संस्मरण। इसके पश्चात सृजन से सहयात्री, तो ये रविंद्र कालिया का संस्मरण होगा। और अंतिम है चिड़िया रेन बसेरा, तो ये विद्यानिवास मिश्र का संस्मरण हो जाएगा। तो इस प्रकार 99 का सही विकल्प 2 होगा। अगला क्वेश्चन है 100। इसमें पूछा गया है कृति और कृतिकार को सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। नई कहानी के प्रतिमान, तो ये रचना होगी लक्ष्मीकांत वर्मा की, अ का 2। इसके पश्चात है कविता के नए प्रतिमान, तो ये रचना हो जाएगी नामवर सिंह की, ब का 1। इसके पश्चात है नया साहित्य नए प्रश्न, ये होगी आपके नंद दुलारे वाजपेयी की, स का 4। और अंतिम है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, तो ये होगी आपके गजानन माधव मुक्तिबोध की, द का 3। इस प्रकार जो विकल्प 4 है बिल्कुल सही होगा। अ का 2, ब का 1, स का 4 और द का 3। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 101। तो इसमें पूछा गया है कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं होगा। तो ये होगा विकल्प 1 विषाद योग। अगला क्वेश्चन है 102। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा किसकी रचना है। तो ये होगी आपकी चित्रा मुदगल की। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि इसका हम एक अलग से पार्ट बनाएंगे, पार्ट 3। अगर इसी को कंटिन्यू रखते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, देखने में बोर लगती है। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।